ऐसे ही लेटे हुए थे तो ना एकदम से मम्मी आई और मम्मी ने ना मेरे डैडी का गला घोट दिया। उन्होंने आग लगाई हुई है मिट्टी के तेल से अपने आप को, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्माइल दे रही थी, है ना, और हिल रही। उसने उस टाइम उसको तो होश था ना, वो कह रही थी मेरे को बचा लो, मेरे को ऐसे ऐसे चिल्ला रही है ना। कह रही वो एक जनी टंकी का पानी नहीं पीती, कह रही हो चार जनियाँ टंकी के ऊपर बैठ के तुम्हारा सारा पानी पी के जाती हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार दे रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ अपने ये दर्दनाक किस्से शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या फिर अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिसे वो ज़िंदगी पर उतार ना पाए। बात है 2014 हरियाणा के यमुनानगर के अंदर एक छोटा सा गाँव। बताने वाली जो हमारी सब्सक्राइबर है उनका नाम है रीत। रीत ने बताया, अक्षय भाई बात है 2014 की, जब वो सिर्फ 9th क्लास में थी। उन्होंने बताया उनका जो गांव है उसका नाम मैं नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन रीत ने हमें बोला कि जो किस्सा आज व्यूअर्स के सामने आने वाला है, अगर ये उस गांव तक पहुंच गया तो लोग गांव का नाम अपने आप हाईलाइट कर देंगे। रीत ने बताया कि बात है 2014 की, मैं 9th क्लास में थी और मैंने देखा कि हमारे गाँव में अजीब तरीके से जो औरतें थी उनका निधन होने लग गया। मतलब छोटी छोटी बहस पे जो है औरतों ने अपना शरीर त्यागना शुरू कर दिया। और शरीर त्यागने का जो तरीका हुआ करता था वो था कि सीधा अपने आप को अग्नि को समर्पित करते। रीत ने बताया कि अक्षय भाई बात है जून की, जब अचानक से मेरी मम्मी के ऊपर कोई चीज़ आ गई। किस तरीके से आई वो हमें इतनी देर बाद पता चला, जब तक हमारी मम्मी शायद मौत के मुंह में जा चुकी थी। बात है जून की, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े करती थी। रीत ने बताया कि अक्षय भाई हमारा जो नया वाला घर है वो बनने लग रहा था, इसलिए हम पुराने वाले घर में अपने रहने आए थे। पुराने वाले घर के पास हमारी गाय भैंस सब बंधे हुआ करती थी, तो दादी जी ज़्यादातर वहीं पर रहा करती थी। और मम्मी जो थी वो अपनी दोस्तों के साथ, जो गांव की और औरतें थी उनके साथ, दोपहर के 2 बजे ऊपले पोतने गई थी। अब मम्मी ने बाद में बताया कि जब वो वहाँ पर औरतें आपस में मजाक वगैरह कर रहे थे तो दूर दूर तक उनके आसपास कोई भी नहीं था। मम्मी ने अपनी किसी दोस्त से बोला कि इतनी गर्मी हो रही है यार, कोई जाके पानी वानी लेके आ जाओ। तो उनमें जो एक औरत थी उसका घर बहुत करीबी पे था। तो मम्मी से उस औरत ने पूछा कि चाय बना के लाऊं या फिर शिकंजी बना लाऊं। और मम्मी ने 1 सेकंड में बोल दिया कि इतनी गर्मी में चाय थोड़ी ना पियेंगे, जैसे शिकंजी बना ला। इन लोगों ने इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जहाँ पर ये ऊपले पोत रहे हैं उससे कुछ ही दूरी पर एक शमशान था। रीत ने बताया कि मेरी मम्मी ने और बाकी औरतों ने वहाँ पर शिकंजी पी और वो काफ़ी मीठी शिकंजी थी। शिकंजी पीने के बाद मम्मी घर पे आ गई, सब औरतें अपने अपने घर चली गई। रीत ने बताया कि अक्षय भाई उस दिन मम्मी का व्यवहार बहुत अलग था। मतलब जो इनकी मम्मी थी उन्होंने अपना पूरा वक्त बिल्कुल चुप रह के गुजारा। वो दिन वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोली। रीत ने बताया कि अक्षय भाई दिन में तो मम्मी शांत रही ही रही, रात को बिल्कुल सन्नाटा रहा। मम्मी ने सबको खाना परोसा और मम्मी बिना किसी से कुछ बात करे, बिना किसी का कोई जवाब दिए चुपचाप सो गई। इस रवैये को घर वालों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था, खास करके दादी और मेरे पापा ने। रीत ने बताया कि मेरा एक भाई है, वो ज़्यादातर बाहर खेला करता था गांव के बच्चों के साथ। और रीत ने बताया कि मैं भी बस यही देखती रहती थी कि मम्मी क्या कर रही है, क्योंकि मेरे को खाना सीखना होता था। गांव में छोटी उम्र में ही शादी की प्रथा होती है और ये उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 14 साल की थी, तो ये सारी चीज़ें सीख रही थी। रीत ने बताया कि कल मम्मी के साथ ये हादसा हुआ था जहाँ पर उन्होंने शिकंजी पी, और आज वाला दिन हमारे घर पर कड़ी चावल बनने वाले थे। और गांव में जो कड़ी चावल बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि पूरे पतीले भर भर के बनते हैं। रीत ने बताया कि अक्षय भाई कड़ी चावल मुझे इतने पसंद थे कि मैं बस बनने का वेट कर रही थी। तो अचानक से इनकी मम्मी कड़ी चावल बना रही थी, वो एकदम से रीत को बोलती है कि रीत एक बार पानी दियो। रीत ने बताया कि मैं 1 गिलास लेके आई। मम्मी ने बोला और दूसरा गिलास, और तीसरा गिलास, और चौथा गिलास। उसके बाद इनकी मम्मी अचानक से खड़ी होती है और बाल्टी के पास जाती है और बाल्टी सीधा उठा के मुंह पे लगा लेती है और वो पूरी बाल्टी ख़त्म कर दी 10 लीटर की। रीत ने बताया कि अक्षय भाई मैं देखकर थोड़ा सा तो पहले दंग हुई कि ये हुआ क्या। उसके बाद रीत ने बोला कि मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। रीत ने बताया अक्षय भाई घर पे कोई भी नहीं था, भाई खेल रहा था बच्चों के साथ बाहर, पापा काम पे गए थे, दादी जो थी वो गाय भैंसों के पास थी। रीत ने बताया कि उसके बाद थोड़ी देर मम्मी जो है नॉर्मल हुई, उन्होंने कड़ी चावल बनाए। रीत ने बताया कि मैंने थोड़े से ही कड़ी चावल खाए थे,
जैसे ये कढ़ी चावल ज़्यादा बनने का रीज़न ये होता था कि जो आसपास पड़ोसी रहते थे वो भी थोड़ा बहुत लेने आ जाते थे, और गाँव में इतना प्यार होता है कि दे भी देते हैं कि हमारे घर पे बनाए तो आप ले लो। उस टाइम पर प्यार मोहब्बत गाँव में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। रीत ने बताया कि जब मैंने थोड़े से कढ़ी चावल खाए उसके बाद मम्मी ने क्या करा, वो पूरा जो पतीला था वो खोला, सारी कढ़ी चावल में मिक्स करके घोल के सीधा खाना शुरू कर दिया। रीत ने बताया कि अक्षय भाई, ये जो हालत मैं अपनी मम्मी की देख रही थी, इसे देखने के बाद मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हुए। रीत ने बताया कि कढ़ी चावल तो खाए खाए साथ में जो 20 रोटियां रखी थी वो भी मम्मी ने मेरे सामने ख़त्म कर दी। ये सारा खाना हमारे पूरे परिवार के लिए बना था, लेकिन मम्मी ने ये सारा खाना अकेले ख़त्म कर दिया। रीत ने बताया कि मैं इतनी डर गई थी कि मैं जहाँ बैठी हुई थी मैं वहीं बैठी रह गई, बस देखती रह गई कि मम्मी ये क्या कर रही है। और रीत ने बताया जो खाने का तरीका था वो इतने जंगलियों वाला था, जैसा मम्मी पहली और आखिरी बार कुछ खा रही है, हाथ में मुट्ठी भर भर के कढ़ी चावल खाने शुरू करे। रीत से अचानक से उनकी मम्मी बोलती है पानी दे। रीत बोलती है कि नहीं, अभी आपने खाना खाया, एकदम से पानी कैसे पी लोगे। उनकी मम्मी की टोन चेंज हो गई और उन्होंने अचानक से बोला ना पानी दे। रीत ने बताया मैंने ये सुना और मैं सीधा बाहर भागी। उनकी मम्मी बोलती रही कि पानी दे पानी दे। रीत ने बताया मैं सीधा अपनी दादी के पास गई जहाँ पर गाय भैंस बंधे हुए थे, और वहाँ पे जाके सीधा बता दिया दादी मम्मी ने सारा खाना ख़त्म कर दिया और मेरे को लग रहा है मम्मी अजीब तरीके से बातें कर रही है। दादी ने 2 मिनट तो सोचा कि क्या ऐसा क्या हो गया। दादी ने बोला चल चल के देखते हैं। जब दादी वापस आई तो दादी ने देखा कि जो रीत की मम्मी थी वो उकड़ू बैठी हुई थी और ऐसे ऐसे आगे पीछे हिल रही थी। ये जब सेंटेंस रीत ने बोला उसके बाद अभी लाइव रिकॉर्डिंग में उन्होंने बोला कि अक्षय भाई मैं जब ये सीन याद करती हूँ ना, मैं बुरी तरीके से दहल जाती हूँ। मम्मी ऐसे ऐसे हिल रही थी और दादी हमारी नीडर थी। दादी सीधा आगे गई और उनके बगल में बैठी और बोली कि हाँ ये बच्ची क्या बता रही है कि तेरे अंदर कोई जानवर आ रखा है, तूने सारा खाना ख़त्म कर दिया। बस मेरी मम्मी ने दादी को ऐसा मुस्कुरा के देखा और अचानक से बोला कि पानी दे। दादी ने बोला कि तमीज़ से बात कर, किससे बात कर रही है, तुझे मालूम होना चाहिए। तो उसने सीधा बोला ना पानी दे, समझ नहीं आता, पानी दे। रीत ने बताया मैंने अपनी मम्मी को ना कभी दादी जी से ऐसा बात करते नहीं देखा था और गाँव में कभी ऐसा होता भी नहीं था। दादी को अचानक से इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया, दादी ने 2 थप्पड़ लगा दिए और 2 थप्पड़ लगाते ही सीधा बाल पकड़ लिए। बाल का जूड़ा पकड़ते ही जो मम्मी थी उसके अंदर पता नहीं कौन सी एंटिटी आई, उसने दादी का हाथ पकड़ लिया। जब दादी का हाथ पकड़ा तो दादी इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई, उन्होंने रीत को बोला रीत एक बार बाहर जा और आंगन में देख या बाहर देख, कहीं ना कहीं कुत्ते की टट्टी पड़ी होगी, उसे उठा के लेके आई, इसे वही खिलाएंगे आज। और दादी अचानक से पूछने लगी कौन है तू, सच सच बता कि तू है कौन, मेरे घर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। और रीत ने बताया कि रीत ये सुनने के बाद बाहर भागी। उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, कचरे में देखने की कोशिश की कि कुत्ते की टट्टी कहीं मिल जाए, जो दादी ने बोला है, कुछ भी गंदा ऐसा मिल जाए जिससे वो घिन वाली चीज़ जो है मम्मी को दिखाई जाए, तो वो आत्मा या फिर जो एंटिटी है वो निकल जाए। लेकिन रीत को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो जब रीत वापस आई उन्होंने दादी को बताया कि दादी ऐसा कुछ भी नहीं मिला, क्या करना है। तो दादी ने बोला एक काम कर, चिमटे को चूल्हे पर गर्म करके ला, फिर मैं बताती हूँ इसे। ऐसे ही हुआ, रीत अंदर भाग के गई, चिमटा गर्म करके लाई। तो जैसे ही चिमटा पकड़ाया जा रहा था, उस गर्म वाली हिस्से से जो रीत की मम्मी थी चिमटे को पकड़ के सीधा फेंक के मारा और दादी को बोली कि तू मेरे को निकालेगी इसके शरीर से, तू। और दादी का हाथ बुरी तरीके से मरोड़ दिया। रीत ने बताया कि भाई मैंने हिम्मत दिखाई और सीधा आगे बढ़ी और अपनी मम्मी को मैंने घुमा के चाटा मार दिया। जब रीत की मम्मी ने या उसके अंदर की एंटिटी ने रीत की तरफ बढ़ने की कोशिश की चाटा लगने के बाद, तो दादी ने क्या करा, सीधा बाल पकड़े और खींच के बेड पे लेटा दिया और रीत को बोला कि फटाफट से इनके हाथ पकड़। रीत ने अपनी मम्मी के हाथ पकड़े तो दादी ने बोला कि फटाफट जूड़ा बांध, मैं हाथ पकड़ती हूँ। तो रीत ने बोला कि भाई मेरे को तो जूड़ा बांधना आता नहीं था। दादी को मैंने बोल दिया दादी आप ही करो। रीत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो काँप रही थी क्योंकि अपनी मम्मी को उन्होंने इस तरीके से नहीं देखा था। लेकिन दादी बार बार यही बोल रही थी रीत हाथ पकड़िए, तेरी मम्मी नहीं है, इसके अंदर कोई और आ रखा है। दादी जी ने कहीं ना कहीं से एक पेन ढूंढा और जूड़े को कैसे ना कैसे करके बांध दिया। जैसे जूड़े को बांध दिया, रीत की जो मम्मी थी वहीं पर बेहोश हो गई। अब फटाफट से दादी ने बोला रीत को कि ताऊ और ताई को बुला के लेके आ। उनका घर कुछ ही 1-2 किलोमीटर पे था। रीत भागी गई और उन्हें बुला के लेके आई। जब ये लोग घर पे आए रिश्तेदार वगैरह, तो उनके पापा अभी तक भी नहीं आए थे जो रीत के थे। तो ताऊ ताई आए और रीत की मम्मी को जब वो बैठ के देख रहे थे तो उस टाइम पर रीत की मम्मी बेहोश पड़ी थी। थोड़ी देर में वो उठती है और बोलती है क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, सब क्या हुआ, सब ठीक है। तो ताऊ ताई ने पूछा कि एक बात बता क्या हो गया था तेरे को, तू बेहोश हो गई। तो रीत की मम्मी बताती कि मैं तो ऐसे ऐसे काम कर रही थी, ऊपले पोत रही थी, फिर उसके बाद मैं घर पे आई, मुझे लगा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं सो गई और फिर उसके बाद तो मैं उठी, अभी मुझे कुछ याद ही नहीं है। मतलब सबको समझ में आ गया था कोई हवा आई थी और उसने इतना सब कुछ कर दिया जहाँ पे रीत की मम्मी को कुछ याद ही नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाई अपना मंदिर तो जला लो, कम से कम उसमें जोत वोत लगाओ। तो रीत ने बताया कि अक्षय भाई हमारा नया घर तो बन ही रहा था और हमें वहाँ पे जाना ही था, तो इस टाइम पर क्या हुआ, हमने जो है मंदिर को बिल्कुल बंद कर दिया था। तो फटाफट से मंदिर को दोबारा खोला गया, उसमें जोत लगाई गई, अगरबत्ती लगाई, धूप वगैरह जलाई और इनकी मम्मी को उस वाले कमरे में ले जाया गया। अब शाम होती है, शाम को रीत के पापा आते हैं और रीत के पापा को बताया जाता है दादी, और रीत बताती है कि ऐसे ऐसे जो है मम्मी ऐसे कर रही थी। दादी ने बताया भाई ऐसे ऐसे इसके अंदर पता नहीं कौन सी हवा आ गई थी, क्या था क्या नहीं था समझ में ही नहीं आया। तो रीत के पापा ने बोला कोई नहीं, अगर ऐसा हुआ था तो अभी तो बिल्कुल सही लग रही है, मेरे हिसाब से कोई चीज़ आई थी वो चली गई वक्त के साथ। इन्हें लग रहा था कि ये बात आई गई होगी, लेकिन ये आई गई वाली बात नहीं थी, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था कि जिस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी वो किसी एक को इनके घर में लेके जा सकती है। रीत ने बताया कि अक्षय भाई पापा है, उन्होंने पूरी रात मम्मी का जो एक व्यवहार था उसे ऑब्जर्व किया। उस रात तो कुछ भी नहीं हुआ, अगले दिन पापा काम पे चले गए और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको 102 फीवर हो गया और उनकी बॉडी ऐसे तपती रहती थी जैसे उन्हें आग की भट्टी पे लेटा रखा हो। शाम को पापा वापस आते हैं और कुछ डॉक्टर्स को लेके आते हैं। डॉक्टर देखते हैं कि भाई इनकी तबीयत ख़राब है, तो दवाई वगैरह दी जाती है। तो पापा जो थे रीत के वो भी आराम करने के लिए लेटते हैं और जो उनकी मम्मी थी वो ऑलरेडी लेटी हुई थी, और जो रीत और उनके भाई थे वो बाहर ही कमरे से खेल रहे थे कोई गाड़ी वाड़ी के साथ। रीत ने बताया कि मेरे को तो थोड़ा बहुत विजिबिलिटी थी कि मम्मी कहाँ लेटी है, पापा कहाँ लेटे हैं। अचानक से रीत ने देखा कि उनकी मम्मी खड़ी होती है, उनके पापा की तरफ जाती है और उनके पापा का गला दबा देती है। उनके पापा ने अपने आप को छुड़वाने की इतनी कोशिश की, फाइनली एक घुमा के लात मारी पेट में। जब मम्मी उनकी दूर जाके गिरी रीत की, तो उनके पापा बोले कि तू पागल है क्या, तू मेरा गला क्यों दबा रही है। उनकी मम्मी बोलती है कि मेरे को बस इतना दिखा जैसे यहाँ पर कोई लेटा हुआ है, उसका आधा चेहरा जला हुआ है और मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब ये देखने के बाद और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन इनके जो समझ में चीज़ें आ नहीं रही थी वो अब उस लेवल पर जाने वाली थी जहाँ पर इनके पूरे गाँव के इतने रहस्य खुलने वाले थे जो इन्होंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। अब इसके बाद क्या हुआ, इनकी मम्मी साइड में जाके बैठ गई और इनके पापा जो है एक बीड़ी जला के बैठ गए और उन्होंने अपनी बीड़ी जलाई, धीरे धीरे बीड़ी पीनी शुरू करी। तो इनकी जो मम्मी थी रीत की, वो इनको देख के मुस्कुराने लगती है, स्माइल करने लगती है। तो इनके पापा जो थे अचानक से समझ गए नहीं, ये वो तो नहीं है जिससे मैंने शादी की है, ये कोई और ही है जो इस तरीके से बार बार मुझे देख रही है और ऐसा मुस्कुरा रही है जैसे मेरे साथ कोई गड़बड़ है। इनके पापा उठते हैं, सीधा इनकी मम्मी के पास जाते हैं, बाल पकड़ते हैं और चाटे मारने शुरू कर देते हैं कि सच सच बता तू कौन है तू सच सच बता दे। और फिर इनके सामने खुलता है एक ऐसा राज जिसको सुनने के बाद पूरे गांव का रहस्य इनके सामने आया। यहाँ पर आके एक दूसरी औरत ने इनके मुंह से आवाज़ निकालनी शुरू की और अपना नाम बताया कि मैं कौशल्या हूँ। कौशल्या, वो कौशल्या जो एक टाइम पर इनकी मम्मी की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन किसी बात पे ऊपले पोतते वक्त उनकी लड़ाई हो गई और फिर इनकी बात बंद हो गई थी। तो इस औरत का आखिर हुआ क्या और इस औरत ने कैसे इनकी मम्मी के शरीर पर कब्जा जमाया। अब इस चीज़ के बाद रीत ने पूरा हिस्सा खोला कि अक्षय भाई जिस महीने मेरी मम्मी पॉजेस हुई उससे 1-2 महीने पहले एक औरत थी जिसकी अपने घर में बहुत तगड़ी बहस हुई थी। इतनी तगड़ी बहस हुई थी कि उसने क्या करा, सीधा मट्टी तेल उठाया और अपने ऊपर डाला और अपने आप को वहीं की वहीं भस्म कर लिया। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो गांव के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कमज़ोर दिल के थे, जो सामने नहीं आए। लेकिन रीत ने बताया कि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं दूसरी गली से निकल के देखने गई। जब मैंने देखा तो आग की लपटें इतनी ऊपर तक जल रही थी और वहाँ पर वो जो स्त्री थी वो भाग भाग के एक ही बात बोल रही थी कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। इसलिए उसके पानी पीने की चाहत इतनी थी कि जब भी वो कहीं दिखती थी सीधा किसी को भी वो सीधा पानी मांगने लगती थी। और इस दौरान क्या हुआ, 1-2 महीने के अंदर बहुत सारी ऐसी औरतें थी जिन्होंने अपने घर पर बहस की और इस छोटी सी चीज़ को लेकर उन्होंने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। जब कहीं ना कहीं वो बच गई तो उनसे पूछा जाता था तूने ऐसा क्यों किया, था वो औरतें बोलती थी हमने ऐसा नहीं किया, हमसे ऐसा करवाया गया है। और उस चीज़ के पीछे किसका हाथ है, कौशल्या का। अब ये बात जब ज़्यादा बढ़ी क्योंकि वो औरत जो थी उसके अंदर जीने की चाह थी, लेकिन ये जो चीज़ उसने कर दी, जो सबसे पहले गई थी कौशल्या, उसने ये चीज़ इस तरीके से कर दी कि मैं एक ऐसी धमकी दूंगी अपने पति को जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसके जो पति थे वो सब बहुत ज़्यादा डांटा करते थे, बहुत ज़्यादा मारा करते थे और रीज़न सिर्फ छोटे छोटे होते थे कि बच्चों से कुछ गिर गया तो उसके पति ये बोलते थे बच्चों के ऊपर कोई चीज़ गिर जाती तो तू वहाँ देखने के लिए थी। इस चीज़ को लेकर जो है पूरी की पूरी ये दास्ता चलती आ रही थी। और अब शिकार कौन हुई थी, रीत की मम्मी। अब जब रीत की मम्मी के अंदर जो एंटिटी आ रखी थी उसने सारे भेद खोल दिए थे, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पागल से हो गए थे कि अब क्या करा जाए। क्योंकि वो औरत चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मैं इसके शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब इसके पापा बोलते कि छोड़ दे इसे, अभी भी बोल रहा हूँ, गंगा जल मार मार के बोल रहे थे, हनुमान चालीसा सुनाते सुनाते बोल रहे थे कि छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, अभी भी बोल रहा हूँ। वो औरत बार बार बोलती थी नहीं, इस गाँव में जिसने मुझसे लड़ाई की है
उन सब का अंत होगा। और चिंता मत करो, जैसे मैं अग्नि को समर्पित हुई थी, सब ऐसे ही जाएंगे। किसी को शमशान भी नसीब नहीं होने दूंगी मैं। सबको इसी तरीके से मैं अंत दूंगी। जिसने मुझसे लड़ा, जिसने मुझसे बहस करी, सब जाएंगे सब। अब ये औरत इससे पहले अपने पूरे घर को बर्बाद कर चुकी थी। मतलब इस औरत ने अपने पति को भी दिखना शुरू करा। इसका पति जो था वो पूरे दिन दारू में पड़ा रह गया। अपने बच्चों तक को दिखती थी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनको मोहल्ला खाना खिलाता था। अपनी सासू माँ को इतना बीमार कर दिया था कि ये औरत अब जिसके अंदर आ रही थी सीधा उसे लेके जा रही थी। और अब बारी थी रीत के मम्मी की। इसके बाद क्या हुआ, जब गंगा जल मारा गया, हनुमान चालीसा सुनाई गई, तो रीत की मम्मी वहाँ पर बेहोश हो गई। उन्हें खाट पे लिटाया गया और डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने क्या करा, ड्रिप चढ़ा दी कमजोरी देख के कि इनको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, 102 बुखार पहुँच रहे हैं। अब रीत ने बताया कि अक्षय भाई, हमारे जो ताऊ ताई है जो 1-2 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनको बालाजी महाराज पर बहुत भरोसा है और उन्होंने अपना एक पूरा कमरा जो है पूरा मंदिर बना रखा है। तो ताई जी के वहाँ पर कभी कभार जो है बालाजी के गुरुजी आते थे, तो फटाफट से फ़ोन मिलाना शुरू करा। वहाँ पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वहाँ पर हेडसेट हुआ करते थे, तो वहाँ लैंडलाइन थे। बड़ी मुश्किल से फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो जो बालाजी महाराज में जो बैठा करते थे गुरुजी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 1 दिन कोशिश करी, 2 दिन कोशिश करी, 3 दिन कोशिश करी, लेकिन उन गुरुजी से संपर्क हो ही नहीं पाया। जबकि ये लोग रोज़ रीत की मम्मी के ऊपर गंगा जल छिड़कते, हनुमान चालीसा बोलते और उनकी मम्मी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जाती। टेम्परेचर 102 से नीचे नहीं आ रहा था और उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा तपने लगी कि समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा देर हो गई थी चीज़ों को संभालते हुए। बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन बाद एक नंबर निकाल के कहीं से पता करवा के जो बालाजी महाराज में गुरुजी बैठते थे उनसे फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने बोला कि मैं अभी 3-4 दिन यहाँ पर हूँ ही नहीं। तो उनसे बोला गया कि ऐसे ऐसे रीत की मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो औरत है कौशल्या जो इसके शरीर में आ रखी है, तो अब क्या करा जा सकता है। गुरुजी ने बताया कि फ़िलहाल एक ही सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, अगर वो कर लिया तो इनकी मम्मी बच जाएगी, वरना इनकी मम्मी के बचने के कोई चांसेस नहीं है। बताया गया जो ताई जी के घर में जो कमरा है, जो पूरा अच्छी तरीके से भगवान का बनाया गया है, जहाँ पर उनकी सेवा की जाती है, वहाँ पर गुरुजी जब लास्ट टाइम आए थे तो वहाँ पर कुछ भभूत रखी गई थी। रीत की मम्मी को वो भभूत लगाकर पुराने घर से ताई जी के उस कमरे तक लेके जाना था। अब ये सुनने के बाद जितने भी रिश्तेदार थे वो सब हिल गए थे, क्योंकि पता था कि रीत की मम्मी को अगर किसी ने छेड़ा तो मौत का तांडव मच सकता है। गुरुजी ने बोला कि आखिरी चांस यही है, अगर इस बार तुम टाइम पर अगर वहाँ तक ले गए तो तुम बच जाओगे, अदरवाइज इनकी मम्मी को कोई नहीं बचा सकता। चलो भाई, अब रीत ने बताया कि वो पल शुरू होना था जहाँ पर सबसे स्कैरी पार्ट आने वाला है, जहाँ सबसे डरावना हिस्सा आने वाला है कि 4-5 रिलेटिव आए जो सारे मर्द थे घर के, वो मेरी मम्मी को उठाने की कोशिश करते और मेरी मम्मी किसी से उठती ही नहीं है। बबूत लगाई तो मम्मी का वजन हल्का हुआ। जो पापा थे वो लेके भागना शुरू करते ताई जी के घर तक, और ताई जी के घर तक तो सब कुछ ठीक था। जैसे बबूत का असर कम हुआ, ताई जी के घर में कदम रखते ही मम्मी ने सबको उठा के फेंकना शुरू कर दिया, धक्के मारने शुरू कर दिए। फिर दोबारा वही सब कुछ शुरू हुआ, गंगा जल हनुमान चालीसा करते करते धकेला मम्मी को, और उस कमरे में जैसी मम्मी पहुंची, वो एंटिटी, वो आत्मा, वो भूत प्रेत उतर के मेरी मम्मी से उतर के वहाँ से चला गया और मम्मी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब जो चीज़ें गाँव वालों से छुपाई जा रही थी वो गाँव वालों के सबके सामने आ गई और सबको पता चल गया कि ये औरत जो है, इसके अंदर वो कौशल्या या वो आत्मा आ रखी है। गाँव में ये डिस्कस होता था कि अब इस घर में किसी का अंत निकट आ गया, क्योंकि जिस भी घर में किसी भी औरत की उसके पति से लड़ाई होती थी वो औरत अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती थी। लेकिन जब इन्होंने ये सोचा कि ताई वाले घर तक आ गए हैं, कमरे में धकेल दिया गया है, तो अब सब कुछ शांत हो जाएगा, ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। रीत ने बताया कि अक्षय भाई, ताई जी वाला जो कमरा था वो पूरा क्लिनिक में कन्वर्ट हो गया। डॉक्टर्स वहाँ आते, मम्मी को ड्रिप चढ़ाते, ग्लूकोज चढ़ता, पानी वहीं, खाना वहीं, सब कुछ वहीं। मम्मी उस कमरे में रहती तो पॉजिटिव, और बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं आता। 3 दिन बाद वो जो बालाजी वाले गुरुजी थे वो वहाँ पर आते हैं और वो मम्मी के लिए पूजा हवन करते हैं। मम्मी को एक धागा देते हैं। धागे को डालते टाइम ये बताया था कि आपको ना ही किसी के मरे में जाना है, ना ही किसी के बच्चे होने पर जाना है, आप कहीं नहीं जाओगे, आप इसी तरीके से जो है अपने घर में रहोगे, सरल तरीके से। पूरे घर वालों को धागे दिए गए। जो गांव वाला आगे आता गया और बोलता गया कि गुरुजी हमें भी धागा चाहिए, सबको धीरे धीरे धागे देने शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, रीत की मम्मी तो बच गई, लेकिन अब गाँव में वो जो औरत थी वो अपने आप को अलग अलग जगह पर दिखाना शुरू करती है। गाँव में कोई इंसान है, अगर वो कहीं कोने में जा रहा है वहीं दिख जाती, कोई रात को आ रहा है वहाँ दिख जाती। जिस घर में ये औरत रहती थी कौशल्या, उसके बगल वाला जो घर था, उन घर वालों ने तो इतना तक बोला कि हमारे लिए तो बहुत आम बात हो गई है कि हम घर में घुसते हैं और निकलते हैं तो कौशल्या हमें खिड़की पे खड़ी दिख जाती है। गांव में जब अलग अलग जगह पर कौशल्या दिखनी शुरू हुई और रीत की मम्मी ठीक हुई, उसके बाद
गांव में और भी बहुत सारी औरतें थी जिनके ऊपर कौशल्या कहर बन के बरसी और उन्हें अपने साथ लेके चली गई। घरों में छोटी छोटी लड़ाई होती और लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर देते कि इस घर में अब कौशल्या आएगी और लेके जाएगी। हालांकि मैं आपकी क्लैरिटी के लिए एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि ये कौशल्या नाम मैंने ही दिया है ताकि हम बार बार एंटिटी और भूत प्रेत ना करें, इसलिए उनका नाम कौशल्या नहीं है, कुछ और है जो हमें रीत ने बताने के लिए मना किया है। चीज़ें गाँव में इस कदर बढ़ने लगी कि सुबह होने पर या तो कोई आदमी बेहोश मिलता, किसी कोने में औरत बेहोश मिलती। तो गांव वालों ने फटाफट से एक डिसीजन बनाया, गुरुजी को बुलाया और गुरुजी को बोला कि हमें गांव को पूरे को बांधना पड़ेगा। रीत के घर वालों को तो धागा दे दिया, रीत का पूरा घर भी किलवा दिया, लेकिन अब बारी थी पूरे गांव के किलवाने की। तो गांव में एक शोभा यात्रा निकाली गई जहां पर जितने भी मंदिर थे वहां मंदिर पर गंगा जल के साथ साथ लकीरें खींची गई और वहां पर पूरी जो है एक बाउंड्री बना दी गई। रीत ने बताया कि अक्षय भाई उसने पूरे गांव को तो छोड़ा, उसने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा जो गांव से बहुत दूर रहा करता था, कौशल्या का भाई। एक दिन वो बाइक पे जा रहा था, कौशल्या सीधा उसके सामने आ गई बाइक के। जब उनके भाई ने ब्रेक मारे और कौशल्या को पूछा कि तू यहाँ क्या कर रही है, तू तो जा चुकी इस दुनिया को छोड़ के। कौशल्या ने बोला कि भाई मुझे पानी नहीं देगा, मुझे पानी देना भाई। उनके भाई ने बोला कि मैं पानी लेके आ रहा हूँ और ठस्सा दे के सीधा वो गुरुजी के पास पहुंचे, बालाजी अपनी ही बाइक पे। वहाँ पर वो अपने घर के लिए पूरा धागा और किलवाने का सामान लेके आए। ये चीज़ें इस तरीके से बढ़ने लगी कि रीत ने बताया कि हमें लग रहा था सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन नहीं। जब रीत की मम्मी ठीक हो गई थी 1 साल बाद, इनके साथ एक नया हादसा होना शुरू हुआ। इन्होंने अपने नए घर में जो है शिफ्ट कर लिया, जो कि दायरे के अंदर आता था, बाउंड्री के अंदर आता था। लेकिन हुआ क्या, इनके साथ एक नई चीज़ होनी शुरू हुई कि गर्मियों के सीज़न में जब ये लोग सोया करते थे, इनके छत पे 1000 लीटर की एक टंकी हुआ करती थी और जब ये सो के उठते थे 1000 लीटर की टंकी का सारा पानी खत्म हो जाता था। ये चीज़ 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, हफ्ता भर ये चली कि जब ये सोया करते थे तो इनकी जो टंकी ऊपर होती थी, जो रात को ये भर के सोया करते थे, 1000 लीटर की टंकी एकदम से खाली हो जाती थी। प्लम्बर्स को बुलाया गया, दिखाया गया, तो प्लम्बर्स ने बताया नीचे जो कनेक्शन है शायद कहीं से पानी खुला छूट गया होगा। इन्होंने क्या करा, कनेक्शन ही बंद कर दिया कि नीचे पानी आने ही नहीं देना। अगले दिन ये सारे छत पे सोए ये सोच के कि हम देखेंगे कि कोई जानवर तो नहीं पी जाता है, कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। जब सुबह ये उठे तो इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि 1000 लीटर की टंकी पूरी खाली हो चुकी थी। अब जब गुरुजी से बात की इस बारे में कि हमारे घर का पानी नहीं टिक रहा, तो गुरुजी ने बताया कि बेटा आप लोग ना अभी 1 हफ्ते पहले ही कहीं पे किसी बच्चे का जन्म हुआ है ना, तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे मामा के लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो तुम डिलीवरी में गए थे, वहाँ से तुम सब के जो है खंडित हो गए जितने भी ये थे। तो तुम उस हिस्से में अब आ गए हो जहाँ पर जो कौशल्या है वो अकेली नहीं आती, 3 और औरतों को लेके आती है और तुम्हारे घर का सारा पानी पी जाती है। ये बोलने के बाद रीत ने बताया कि अक्षय भाई हम घर में इतने डरे डरे रहते थे कि हमें बताया गया था और हमसे फिर भी खुशी खुशी के अंदर इतनी बड़ी गलती हो गई। तो गुरुजी को दोबारा बुलाया गया, पूरा घर किलवाया गया, फिर दोबारा ताबीज़ दिए गए। लेकिन आज भी ये यमुनानगर के अंदर के जो गांव है उसकी पूरी प्रथा है कि अगर उस बाउंड्री से बाहर रात को कोई इंसान दिख जाता है तो कौशल्या उसे दिख जाती है। ये पूरा किस्सा अभी भी इसी तरीके से जो है स्टिल कंटिन्यू है उस गाँव में। और आज भी कहते हैं कि यमुनानगर के उस गाँव में लोग रात को बहुत जल्दी घरों में घुस जाते हैं और रात को बाहर निकलते हैं तो सिर्फ उस दायरे में जहाँ पर वो बाउंड्री है। इतना सब कुछ बताने के बाद रीत से मेरी बात हुई और रीत ने मुझे बताया कि लोग अपने आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे कि मैं किस गांव की बात कर रही हूँ। और आज भी ये जो है सब कुछ गांव में चलता रहता है, तो लोग बहुत घबराए रहते हैं वहाँ पे। और रीत ने ये भी बताया कि जैसे जैसे पुरानी जनरेशन जा रही है, नई जनरेशन को अवेयर किया जा रहा है उस गाँव के बारे में, जो गाँव के लोग हैं उन्हें बताया जा रहा है, जो आई जनरेशन है, कि रात को दायरे में रहे, उस गांव से बाहर ना जाएं। इतना सब कुछ आपके सामने पेश करने के बाद हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए लोग आए हैं चैनल पे, जो नए व्यूअर्स है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। हम इतनी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइबर से कनेक्ट होते हैं, उनके रियल इंसिडेंट लेते हैं, फिर उनका पूरा नरेशन करते हैं, फिर उनसे कमेंट करवाते हैं, पिन करवाते हैं, इतना ऑथेंटिकेशन के साथ काम करते हैं और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं बना रहे। इसके बाद आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। हालांकि जो सबसे अच्छी खबर है कि हम गेस्ट के साथ साथ सब्सक्राइबर्स को भी जो है अपने पास बुला रहे हैं कि वो अपना पूरा रियल इंसिडेंट कैमरे के सामने बता सकते हैं और आपने जो हमारा चैनल है उस पर जाके आप देख सकते हो, सब्सक्राइबर्स के पॉडकास्ट आते हैं। और इतना अच्छा रिस्पांस आप लोग पॉडकास्ट को दे रहे हो, तो हिस्सा बनना चाहो तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको करना क्या है, पूरा रियल इंसिडेंट व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन पर और स्क्रीन में दिख रहा होगा उस पर रिकॉर्ड करके भेज दो और नीचे मेंशन कर दो व्हाट्सएप पे कि भाई हम भी आना चाहते हैं पॉडकास्ट पे, दिल्ली में सेंटर आपको बुलाया जाएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप इसी तरीके से अवेयरनेस वीडियो पूरी जो है जनता के सामने ला सकते हो, जहाँ जनता आपके रियल इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीख सकती है।
इसके बाद आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अब आपको फेसबुक को भी प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहो भाई, मीठा मत खाओ, भरी धूप हो शाम हो कुछ हो, बाहर निकल के इस तरीके से मीठा मत खाओ कि आप किसी को दावत दे तो, खास करके कब्रिस्तान शमशान के आसपास, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं हैं जो कहीं ना कहीं वेट करती है आपकी किसी गलती का। सोचिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मीठा खा रहे हैं, अगले टारगेट कहीं आप ना हो। तो यही कहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। आपको पता लग जाएगा कि ये रियल है, आपके पास कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि भाई ये रियल स्टोरी है, क्योंकि ये सबको पता है हमारे गांव में। और सब जैसे हम बड़े हुए हैं ना, अब जब छोटी जनरेशन है उन सबको भी बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे कुछ टाइम, भाई बहुत टाइम पहले ऐसा हमारे गांव में कुछ हुआ था।